तो क्या हाल पढ़ ले गैंग। आज हम क्लास 10 की मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ट्राइंगल्स। और यार ये वही चैप्टर है जिसमें तुम्हें सिमिलैरिटी की कंडीशंस और बाकी सारे प्रूफ्स याद करने होते हैं। पर यार बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों। और यार ये चैप्टर एक बहुत ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं तुम्हें इतना श्योर करता हूं कि जो मैं यहां करा रहा हूं, अगर तुम वो अच्छे से 2-3 बार कर लेते हो तो 10th बोर्ड में तुम्हारा इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि हमने इस चैनल पे 10th की आधी मैथ्स इंडिया के बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स और एनिमेशन के साथ खत्म कर दी, वही हाल आज हम इस चैप्टर का भी करने वाले हैं। तो मेरा नाम है कार्तिक पांडे और मैं हूं तुम्हारा मैथ्स स्वाहा कराने वाला भैया। तो आओ अब इस चैप्टर में बढ़ने से पहले एक बार टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। तो पहली चीज है इंट्रोडक्शन, जिसपे हम ये पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है। तुमने तो अभी तक कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और सिमिलैरिटी क्या होता है और ये दोनों अलग अलग क्यों दिखते हैं, इनके साइंस, ये डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारे पास थ्योरम। तो यार इस चैप्टर में ब्रॉडली सिर्फ एक थ्योरम है जो तुम अगर अच्छे से कर लोगे तो सारे थ्योरम्स तुम खुद से कर पाओगे अपने आप। ठीक है। और तीसरा है क्वेश्चंस। तो आओ पढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। तो आओ आप डिफरेंस जानते हैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में, और ये पता करते हैं यार कि सिमिलैरिटी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो सिमिलैरिटी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सिमिलर मतलब कुछ कुछ एक जैसे होंगे ट्राइंगल्स। ठीक है भैया, बड़ी वेग सी डेफिनेशन थी ये तो यार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तुमने जब पढ़ा था तो तुम्हें याद होगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते क्या थे। वो दो ट्राइंगल्स जो एक दूसरे को अगर ओवरलैप कर लें तो सिर्फ एक ही ट्राइंगल देगा। इसका मतलब क्या भैया, उन दोनों ट्राइंगल्स की शेप और साइज दोनों बराबर थी। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रख दूं तो मुझे इन दोनों में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ये तो थे हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है भैया, समझ में आया। अब सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो सिमिलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी तो हमने देख लिया, जिनका शेप और साइज दोनों बराबर होता है। ठीक है भैया। अब सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलैरिटी ये होती है यार कि अगर दो ट्राइंगल्स की शेप सेम है और उनका साइज अगर डिफर कर रहा है तो वो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं। जैसे देखो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे और यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। तो यार कॉन्ग्रुएंट तो ये नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो ये ओवरलैप नहीं हो रहे, तो कॉन्ग्रुएंट तो ये नहीं है। बट सिमिलर कैसे पता लगेगा हमें, तो यार सिमिलैरिटी पता करने की कुछ कंडीशंस होती है हमारे पास जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तुमने समझा कि सिमिलैरिटी की हमने ब्रॉड डेफिनेशन देख ली थी कि जिन ट्राइंगल्स की शेप सेम होती है बट साइज डिफरेंट होता है तो वो सिमिलर होते हैं। ठीक है भैया, समझ में आया। तो अब ये बताओ कि हमें पता कैसे लगेगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया, ऐसे में 1000 राइट एंगल ट्राइंगल्स ले सकता हूं। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये हजारों के साथ सिमिलर है या ये सिर्फ एक दो के साथ ही सिमिलर है। तो यार इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो आओ पहले एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिमिलर पॉलीगन्स के बारे में। सिमिलर पॉलीगन्स क्या होता है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द लेंथ्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या भैया, अभी देखते हैं आगे। एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर सिंस लेंथ आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसने कहा दो लाइन सेगमेंट सिमिलर होते हैं अगर उनकी जो लेंथ्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, जैसे एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन भी ये रही, तो अब ये लाइन सिमिलर भी हैं और इक्वल भी हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे एमसीक्यू में बन सकता है वो ये है कि एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज अ सिमिलर ट्राइंगल बट एवरी सिमिलर ट्राइंगल इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। ऐसा क्यों कि एवरी सिमिलर ट्राइंगल इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि यार कॉन्ग्रुएंट क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट मतलब ये होता था कि अगर मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया तो ये दोनों कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएंगे। बट सिमिलैरिटी की तो हम डेफिनेशन में ही कह रहे हैं कि दोनों का साइज डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था इसके पीछे का रीजन। तो अब आओ देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर सिंस रेडियाई आर प्रोपोर्शनल। ठीक है भैया, ये दो सर्कल्स सिमिलर हैं क्योंकि इनका रेडियस प्रोपोर्शनल है। ठीक है भैया, एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड लेंथ्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है भैया, तो अब देखो जरा, जो लेंथ का रेशो इसका और इसका है, मतलब जैसे इस साइड को मैं अगर मान लो A1 कह रहा हूं और इस साइड को मैं A2 कह रहा हूं, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि A1/A2 का रेशो हर साइड के लिए सेम रहेगा, क्योंकि ये भी A1 है, ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है। तो अगर मैं किसी भी दो साइड, जैसे ये साइड ले ली मैंने और ये साइड ले ली, मैंने इसका रेशो निकाला, क्या आया, A1/A2। फिर मैंने ये साइड और ये साइड ले ली, क्या रेशो आया, A1/A2। ऐसे ही इस साइड के साथ भी रेशो क्या आया, A1/A2। समझ में आया। और एंगल सारे बराबर है हमारे। तो यार ये होती है सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स, बट तुम्हें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हम ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं मेन ट्राइंगल की सिमिलैरिटी की बात पे। तो देखो, एनी टू एनी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ
देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये है पहली कंडीशन, मतलब ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास, एक छोटा एक बड़ा, तो ये दोनों ट्राइंगल्स ले लो। बट फॉर एग्जांपल अगर एक ट्राइंगल यहाँ पे ऐसे छोटा सा भी हुआ तो भी वो सिमिलर हो सकता है, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, तो मतलब ये एंगल ए है, ये इसके बराबर होना चाहिए, बी क्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक भैया, बी क्यू के बराबर है, और सी आर के बराबर होना चाहिए, सी आर के बराबर, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भैया अगर तुमने तीनों एंगल इक्वल कर दिए तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे। अब ध्यान से एक बात सुनो जरा, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है, ठीक है। अब ये भी है एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री है और दोनों एंगल 45 है। अब बताओ ये ट्राइंगल सेम है दोनों? बिल्कुल सेम नहीं है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं आपस में पर कॉन्ग्रुएंट नहीं, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आया कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है भैया। और दूसरी कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है यार, देखो ए बी बाई पी क्यू एक चीज आई, इसका रेशो जब दूसरी चीज के बराबर होता है तो उस चीज को प्रोपोर्शनल कहा जाता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि वन किससे प्रोपोर्शनल है तो वो शायद बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है देने के लिए, पर अगर मैं बोलूं कि ए बी और पी क्यू का रेशो ए सी और पी आर के रेशो के बराबर है, जब दो रेशोज के बीच में ये इक्वल्स टू का साइन आता है वो प्रोपोर्शनैलिटी होती है। जैसे रेशो को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी रेशो पी क्यू, ये साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, ए सी इज टू पी आर। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है आपस में, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब क्या कह रहा है वो, ए बी बाई पी क्यू, मतलब ए बी की ए बी बाई पी क्यू, मतलब ए बी की कुछ लेंथ रही होगी, पी क्यू की कुछ लेंथ रही होगी, उन दोनों को मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया। ये किसके बराबर है, ए सी बाई पी आर, मतलब इस साइड की लेंथ इससे डिवाइड करी, फिर मैंने इसकी लेंथ को इससे डिवाइड करा, फिर एक वैल्यू आई मेरे पास, फिर बी सी और क्यू आर, फिर मैंने बी सी को क्यू आर से डिवाइड करा। अच्छा, मतलब तीनों साइड्स हैं, तीनों के जो साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर आ रहा है, ठीक है भैया, समझ में आया। तो यार ये होती है तुम्हारी ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की कंडीशन। और सिमिलैरिटी का साइन क्या होता है, वो होता है ये समुद्र जैसा साइन, ये सिमिलैरिटी का होता है। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता था, वो ये होता था, इज इक्वल्स टू के ऊपर समुद्र, ठीक है भैया, समझ में आ गया, ठीक है। अब आओ कुछ क्राइटेरियाज को देखते हैं जिनसे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में कुछ क्राइटेरिया होते थे, एस एस एस, एस ए एस ए, ये सब क्राइटेरियाज होते थे। उसी तरह से सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज है। तो आओ देखते हैं क्या क्राइटेरियाज है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ आइदर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड, ठीक है भैया। ए सिमिलैरिटी कंडीशन, ठीक। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर, ओके भैया, समझ में आया। मतलब मैंने अगर दो ऐसे ट्राइंगल ले लिए जिनके सारे एंगल्स बराबर हैं तो वो सिमिलर है, ठीक है। तो आओ एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो एबीसी, छोटा सा एबीसी, और ये एबीसी बहुत बड़ा ले लिया, मिट गया। और इसको पी क्यू आर ले लो, बहुत बड़ा। अब अगर मैं बोलूं कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है, तो ए बी सी क्या होगा, पी क्यू आर के सिमिलर। तो इसको तुम ऐसे लिखोगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ में आया, ठीक है भैया। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी, एस 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 सिमिलैरिटी कंडीशन। इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर, ठीक है भैया। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या था, वही यार, अगर देखो दो ट्राइंगल्स फिर से ले लो, ए बी सी और इधर पी क्यू आर। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, आओ प्रोपोर्शनैलिटी लिखें। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो तब ये क्या होंगे, तब हमारी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी और हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है भैया, समझ में आया। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर आइदर ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस, तो और कंडीशन देखते हैं सिमिलैरिटी की। एस ए एस सिमिलैरिटी कंडीशन, इफ टू ट्राइंगल्स वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल देन दे आर सिमिलर। तो यार इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं, तो जब हम ये कर रहे होंगे तब तुम्हें बताएंगे कि एस एस क्या होता है। अब अगली है ए सिमिलैरिटी कंडीशंस। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। वो कह रहा है कि मान लो दो ट्राइंगल्स हैं, अब ए बी सी पी क्यू आर से हम बोर हो गए, अब हम ओ पी क्यू लेंगे और इसे के एल एम लेंगे। तो उसने कहा यार तीनों एंगल्स तो बराबर नहीं है, पर पी एल के बराबर है
और के ओ के बराबर है, तब भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कैसे, तो यार जिन्हें समझ में नहीं आया, तो इन शॉर्ट ये क्या किया गया है, तुम्हें सेम स्टेटमेंट को वापस बोल के बेवकूफ बनाया गया है। क्योंकि अगर तीनों एंगल्स, अब देखो दो केसेस हैं, एक में तीनों एंगल्स बराबर है, एक में दो एंगल्स बराबर है। भाई जब दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल क्या निकल के आएगा, 180 माइनस पहला और दूसरा एंगल, और उसका तीसरा एंगल क्या निकल के आएगा, 180 माइनस पहला और दूसरा एंगल। समझ में आया? तो वो दोनों एंगल्स फिर से इक्वल हो जाएंगे। तो तीन एंगल्स बराबर, तो तीनों एंगल्स बराबर होना और दो एंगल्स बराबर होना लिटरली सेम बात है। ठीक है, तो अब आओ चलते हैं इस चैप्टर के थ्योरम्स की तरफ। तो अब चलते हैं तुम्हारे थ्योरम्स की तरफ। और यार इस चैप्टर में एक ही बहुत आसान सा थ्योरम है, बाकी सारे इसी से डिराइव हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सारे थ्योरम्स हम क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करने वाले हैं और तुम्हें खुद पता नहीं लगेगा कि ये थ्योरम की तरह दे रखा था और हमने क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर दिया इसे। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारा थेल्स थ्योरम, या फिर इसी को हम कहते हैं बीपीटी, विच इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है भैया, तो आप पढ़ते हैं थ्योरम कहता क्या है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. इसका मतलब एक ट्राइंगल है, मैंने किसी एक साइड पे एक पॉइंट पकड़ा और वहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो बेस के या थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो जिस जगह पर जाकर दूसरी साइड से मिलेगी उस पॉइंट पे वो दूसरी साइड को उस रेशो में डिवाइड करेगी जिस रेशो में पहली साइड को कर रही थी। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, तो वही बात है कि ये मान लो a is to b के रेशो में डिवाइड हो रहा था इस ट्राइंगल में, फिर हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू द थर्ड साइड और हमने दूसरी साइड को इंटरसेक्ट करवाया। तो अब जिस a is to b के रेशो में यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, उसी a is to b के रेशो में ये जहां पे इंटरसेक्ट किया है उसे डिवाइड करेगा। अब भैया ये तो समझ ही नहीं आ रहा, तो आओ इसको फिगर से समझते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं। अब हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं और पहले एक बार समझ भी लेते हैं कि कह क्या रहा है। तो यार उसने ये कहा था कि एक ट्राइंगल है एबीसी, ये तुम्हारा एबीसी ट्राइंगल, उसके बाद अगर किसी एक साइड से उठा के एक लाइन ड्रॉ करी गई जो थर्ड साइड के पैरेलल है। अब देखो ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड। उसने कहा मैंने फर्स्ट साइड से एक पॉइंट उठाया और वहां से एक लाइन ड्रॉ करी जो थर्ड साइड के पैरेलल है, मतलब इस बीसी के पैरेलल है, या बीसी को हम बेस कह देते हैं, बेस के पैरेलल है। तो बेस के पैरेलल जो लाइन मैंने ड्रॉ करी और यहां टच करी, तो यहां टच हो गई। तो अब वो ये कह रहा है कि इसका और इसका रेशो और इसका और इसका रेशो, कह रहा है दोनों ये जो लाइन है डीई, ये दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब ये हमें कह रहा है, अगर इसे हम क्वेश्चन की तरह सॉल्व करें तो आओ इसको लिखते हैं प्रूफ। तो ये तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है, सिलेबस में भी है ये तुम्हारे। तो अब हम लिखेंगे टू प्रूव है AD अपॉन DB इज AE अपॉन EC। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है भैया, और रेशियो को इक्वेट करा है मैंने, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया भैया? ठीक है, तो अभी प्रूफ कैसे करेंगे, तो आओ देखो। तो इसे प्रूफ करने के लिए तुम्हें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या थी, जॉइन BE एंड DC, और दूसरा क्या, E से परपेंडिकुलर डालना है तुम्हें AD पे और D से परपेंडिकुलर डालना है AE पे। ठीक है, अब आओ इन परपेंडिकुलर जहां डालने में कुछ नाम दे दें, इसको M नाम दे रहा हूं मैं, इसे M नाम दे रहा हूं, इसे N नाम दे रहा हूं। ठीक, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। ठीक भैया, परपेंडिकुलर्स भी डल गए, अब क्या करें, अब बस प्रूफ वाला काम करना है हमें। तो एक बार प्रूफ तो हम रट लेंगे कैसे करना है, पर एक बार समझने वाली बात सोचो कि यार AD, हमें लेफ्ट साइड में AD और DB चाहिए, ये कैसे आएगा, मुझे ये चाहिए लेफ्ट साइड में और ये चाहिए लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड में मुझे AE चाहिए और EC चाहिए, मुझे राइट हैंड में ये चाहिए और ये चाहिए। तो अभी सोचो यार कि ये दोनों साइड्स हम लेकर कैसे आएंगे। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, क्यों,
डीई पैरेलल क्यों है बीसी के? क्योंकि गिवन है भाई, हमने थर्ड थ्रेड के पैरेलल तो ड्रॉ करी थी वो, ठीक है भैया। तो अब तुम ये देख पा रहे होगे कि ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, एक ट्राइंगल तो बन रहा है ये, और एक ट्राइंगल बन रहा है ये। ये थ्योरम तुम 8वीं 9वीं में पढ़ते हो कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो देखो जरा, ये दोनों पैरेलल लाइंस एंड ये है ट्राइंगल हमारा, दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस डीई पर हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डीई एंड बीसी हैं, तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो इसको एक बार शेड कर ले। ये वाला ट्राइंगल, ये जो मैं शेड कर रहा हूं अभी, इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा इस ट्राइंगल के एरिया के। ये देखो, समझ में आया? ठीक है भैया, एक चीज तो समझ आई। अब इसका एरिया कैसे लिखते थे हम? हाफ बेस इंटू हाइट लिखते थे। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे? हाफ बेस डीबी इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब देखो, ई से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो ट्राइंगल के अंदर तो परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ये देखो, यहां तो कोई परपेंडिकुलर ऐसा मुझे नहीं मिलेगा जो 90 डिग्री हो, तो ट्राइंगल के बाहर परपेंडिकुलर मिला मुझे, ठीक है। तो मैंने एरिया ऐसे लिख दिया। तो आओ एरिया लिख देते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, ये कितना है? हाफ डीबी इंटू ई एन। ई एन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट। अब भाई, जब इसका बेस लिया है तो परपेंडिकुलर ये वाला थोड़ी ले लूंगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर इस लाइन पर आ रहा होगा वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब तुम सोचो, तुमने बेस ये लिया और परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पर डलने वाला ले लिया, कोई सेंस नहीं बनता। तो देखो जरा, ये हमारी साइड है और इसको मैंने एक्सटेंड किया, तो इस पर जो परपेंडिकुलर आ रहा है उसकी लेंथ लेनी है हमें, ठीक है, हो गया। तो आओ इसको इक्वेशन 1 बोल दें। ठीक, ओके भैया, समझ में आया। फिर क्या करूं मैं? डीई बी का एरिया किसके बराबर था? डी, ये इसके बराबर था, डी सी ई के बराबर, ठीक है। तो आओ इसका एरिया लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस कितना है इसका? हाफ। बेस है ईसी और परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है? ये वाली। क्यों? क्योंकि ये साइड है, इसको एक्सटेंड कर कर इस पर जो परपेंडिकुलर डल रहा है वो डिस्टेंस लेना है। कर दिया। इनटू डीएम। ठीक भैया, डीएम हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एरियाज आ गए अपने पास। अब इससे क्या मिला हमें? ध्यान से देखो जरा, डीबी मिल गया और ईसी मिल गया, डीबी मिल गया, ईसी मिल गया, बहुत बढ़िया भाई, एक काम तो हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए एडी और ए। वो कहां से आएगा? एडी इस ट्राइंगल में है, एई इधर है। तो मैं एक काम करता हूं, इसी ट्राइंगल को ले लेता हूं, ट्राइंगल ए डीई, इसी ट्राइंगल को ले लेता हूं, ठीक है भैया। तो अब आओ इसको लिखते हैं। अब मैं ट्राइंगल एडी का एरिया निकालता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। अब एडी का एरिया भी दो तरह से लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस बेस पर ये परपेंडिकुलर डल रही है, तो हाफ एडी इंटू ई एन, ये एक तरह से एरिया निकल के आएगा। और दूसरी तरह इस बेस पे ये परपेंडिकुलर डल रही है, तो हाफ ए ई इंटू डी एम, ये दूसरा एरिया निकल के आ जाएगा। पर भैया ये दोनों एरियाज अलग अलग होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेम ट्राइंगल के एरियाज हैं। देखो जरा ध्यान से, ये बेस और ये परपेंडिकुलर हाइट और ट्राइंगल बना ये, तो इस ट्राइंगल का एरिया आएगा। अब यहां देखो जरा, बेस ये, परपेंडिकुलर हाइट ये, और ट्राइंगल बना ये, तो दोनों केस में सेम ही ट्राइंगल बन रहा है हमारा। तो अब एरिया लिख लेते हैं। तो पहले बनेगा हाफ ए डी इंटू ई एन, हाफ ए डी इंटू ई एन, और एक और एरिया क्या बनेगा? हाफ ए ई इंटू डी एम, ठीक है। हाफ ए ई, हाफ ए ई इंटू डी एम, ठीक है। तो डी एम लिख दिया। अब इसको मैं 3 लेबल कर दूंगा, इसे मैं 4 लेबल कर दूंगा। अब तुम्हारा 90% काम हो चुका है, अब तुम्हें सिर्फ रेशो लेना है इसका, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, हमें क्या चाहिए था? एडी अपॉन डीबी चाहिए, ठीक है। मतलब ऊपर एडी और नीचे क्या चाहिए? डीबी। तो तुम समझ गए कि तुम्हें 3/1 करना पड़ेगा। भाई 3 में ऊपर एडी है और नीचे क्या है? डीबी। तो 3/1 करो। तो और लिखो जरा, डिवाइडिंग 1 एंड 3 या 3 एंड 1, डिवाइडिंग 3 एंड 1
वी गेट एरिया को ए आर लिखते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, ए डी ई का एरिया कितना है, हाफ ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय डी ई बी का एरिया कितना है, हाफ डी बी इंटू ई एन, ठीक लिख दो, हाफ डी बी इंटू ई एन। अब ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ई एन सी एन कट गया, क्यों? क्योंकि हमने दो ट्राइंगल्स के एरिया निकाले, वैसे तो हमने चार निकाले, लेकिन जो दो ट्राइंगल्स के एरिया निकाले उन चार में से उन दो की परपेंडिकुलर हाइट तो सेम ही थी, तो वो कट जाएगी डिवाइड होती, ठीक है। अब क्या करूं, उसी तरह 2 और 4 को डिवाइड कर दो, ठीक, यहां पे करा, सिमिलरली डिवाइडिंग 2 एंड 4, 4 एंड 2 कर लो इसको, 4 एंड 2 में क्या था, वो भी ये था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था, डी सी ई, डी सी ई, ए डी का एरिया हाफ ए ई इंटू डी एम और डी सी ई का एरिया हाफ ई सी इंटू डी एम, ठीक, हाफ ई सी इंटू डी एम, यहां भी वही डी एम से डी एम कट गया, ठीक है भैया। तो अब क्या आया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय डी ई। अब तुम एक चीज देख पा रहे होगे, तो अब हमारे पास दो रेशियोज आ चुके हैं, पहला क्या है, ए डी ई बाय डी ई बी, दूसरा है ए डी ई बाय डी ई सी, ठीक है भैया, समझ में आया। अब यार एक बात सोचो, डी ई बी और डी सी ई के बारे में तो सोचते हैं एक बार, देखो डी ई बी ये रहा और डी ई सी, ये तो वही दो ट्राइंगल्स हैं जिनसे हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने इन्हीं का एरिया लिखा था, क्यों इन्हीं का एरिया लिखा था, क्योंकि भाई इनका एरिया बराबर है, इनका एरिया क्यों बराबर है, इसका एरिया और इसका एरिया क्यों बराबर है, बताओ क्यों बराबर है, क्योंकि दीज टू आर द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है भैया, समझ गए। तो इसका मतलब ये, तो भैया आप मतलब ये कहना चाह रहे हो कि इसमें और इसमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर कट गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट गया, इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है, मतलब ये जो क्वांटिटी है वो इस पूरी क्वांटिटी के बराबर है, बिल्कुल सही। तो अब हमें क्या करना है, बस ये उठा के इक्वेट मार देना है बस। तो ये हाफ से हाफ काटो, इससे ये काटो, अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो देखो क्या लिखेंगे हम, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये तो नहीं प्रूफ करना था क्या हमें, ए डी अपॉन डी बी इज ए अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इज ए ई अपॉन ई सी, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस, और यार देखो एक थ्योरम पढ़ने के बाद अब देखना कितनी जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक है, कह रहा है ए बी सी ओपी ओ क्यू और ओ आर पे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये ओपी ये ओ क्यू ओ आर इस पे पॉइंट्स दे दिए एबीसी, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी पी आर के पैरेलल है, ठीक है। शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बी सी को क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है भैया, बड़ा आसान है। तो आओ करते हैं इसको। तो अब ये कैसे करेंगे, पहले हम दो ट्राइंगल्स कंसिडर करने वाले हैं। अब लिखते हैं स्टार्टिंग में, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, अब ध्यान से देखना जरा, ओपीक्यू एक ट्राइंगल है जिसमें, ये ओपीक्यू अपना एक ट्राइंगल जिसमें ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। भाई ये तो बीपीटी की कंडीशन है कि एक ट्राइंगल है उसमें एक तरफ से मैंने थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और वो दूसरी साइड को जाकर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो बीपीटी क्या कहता है कि ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू। तो आओ लिख दें इसे, इन ट्राइंगल ओपी क्यू बाय बीपीटी ओ ए बाय ए पी, ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 दे दिया। और क्या दिया है हमें कि ए सी पी आर के पैरेलल है, ए सी पी आर के भी पैरेलल है, ठीक है। तो अब दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं।
इन ट्राइंगल OPR, अब OPR में क्या सीन है? OPR अपना एक ट्राइंगल है जिसमें CA पैरेलल टू PR दे रखा है, मतलब यहां से मैंने थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो दूसरी साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो बाय बीपीटी क्या मिलेगा? OC बाय CR इज इक्वल टू OA बाय AP। आओ लिख दें इसे, OC बाय CR इज इक्वल टू OA बाय AP। ठीक हो गया। अब क्या करें, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, OA बाय AP है यहां पर भी OA बाय AP है। अब ये इसके, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर है, तो लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR। ठीक है, अब जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, OB बाय BQ इज OC बाय CR, तब जरा ध्यान से देखो, एक बड़ी कमाल की चीज होगी, देखना जरा, OB बाय BQ इज OC बाय CR। इसका मतलब क्या है भाई? ये तो इसने ये कह दिया कि इन ट्राइंगल OQR एक ट्राइंगल है, उसमें क्या हुआ, उसमें इसने बोल दिया कि भाई रेशियो ऑफ साइड्स बराबर है। अब ये कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ साइड्स तो बराबर है, तो अब बाय डिफॉल्ट लाइंस पैरेलल होनी पड़ेगी। समझ में आया? भाई देखो, और दिनों ऐसा होता है कि ये लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जाके ये रेशियोज बराबर होते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, ये रेशियोज पहले से ही बराबर पता लग गए। इसका मतलब क्या है, ये लाइन ऑलरेडी पैरेलल है, बस हमें पता नहीं था, बट ये ऑलरेडी पैरेलल है। समझ में आया? तो इसको भी ऐसी तरह लिख लेते हैं, इज OC बाय CR। ठीक है, तो हेंस क्या, BC इज पैरेलल टू QR, BC is parallel to QR by converse of BPT। ठीक है भैया, समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो अब क्योंकि हम बीपीटी देख चुके हैं, तो यार बीपीटी का ही छोटा भाई है जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब भैया ये क्या होता है आगे समझेंगे। अब ये भी एक थ्योरम है, बट ये बहुत आसानी से प्रूव हो जाता है, तो आओ देखते हैं कैसे होता है ये। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। तो यार ये एक तुम्हारा थ्योरम है, समझ रहे हो? अब भैया ये बीपीटी जैसा ही लग रहा है, तो बीपीटी और इसमें क्या डिफरेंस है? बीपीटी तुम्हें कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है, उसमें तुमने एक साइड से एक लाइन ड्रॉ करी जो दूसरी साइड को मीट कर रही है, और जो लाइन तुमने ड्रॉ करी वो तीसरी साइड के पैरेलल है, तो देखो बीपीटी क्या कह रहा है, अगर तुमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तब साइड्स इक्वल रेशियोज में आएंगी। ध्यान से सुनना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीपीटी क्या कहता है कि अगर तुम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तब जाके इक्वल रेशियोज में साइड्स आती हैं। अब ये क्या कह रहा है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कह रहा है कि अगर कोई एक लाइन है ट्राइंगल में जो दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल टू द थर्ड साइड होगी। तो डिफरेंस क्या था, बीपीटी में हम पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे थे, फिर कह रहे थे रेशियोज इक्वल है। इसमें क्या हो रहा है, लाइन पहले से बनी है, रेशियोज पहले से इक्वल है, बस ये वो बता रहा है कि जो लाइन बनी है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो पहले में हम रेशियो निकाल रहे हैं, इसमें हम पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं। तो आओ देखते हैं इसे पैरेलल कैसे प्रूफ करते हैं, बड़ा आसान सा है। पहले दो चीजें लिखते हैं, गिवन, गिवन क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, जो बीपीटी में हमारा एंड रिजल्ट हुआ करता था, ये यहां पहले से ही दे रखा है। ठीक है, टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC, तो DE इज पैरेलल टू BC ये बीपीटी में पहले से दे रखा था, ये यहां पर हमें प्रूफ करना है। ठीक है भैया, समझ गए? अब आओ इसका प्रूफ देखते हैं, बड़ा छोटा सा आसान सा, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा प्रूफ है। अब आओ देखो, सबसे पहले यार हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि ड्रॉ DF इज पैरेलल टू BC, F एक पॉइंट लेना पड़ेगा तुम्हें AC पे, और DF ऐसे ड्रॉ करो कि वो किसके पैरेलल हो, DF BC के पैरेलल हो। अब कुछ बच्चे परेशान हो गए कि भैया हमें तो DE को BC के पैरेलल प्रूफ करना है, आप कह रहे हो DF और BC पैरेलल है आपस में। तो यार लास्ट में हम यही करने वाले हैं कि F और E जो पॉइंट्स है ना, वो हम प्रूफ कर देंगे कि यार जो F है वो E से अलग नहीं है, F और E को कोइंसाइड करना ही पड़ेगा अगर ये ट्रू है तो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DF पैरेलल टू BC, तो ये मैंने DF पैरेलल टू BC बना दिया। ठीक है भैया, अब क्योंकि मैंने एक ट्राइंगल में एक साइड
ये डीएफ वाली साइड बीसी के पैरेलल बना दी। बीसी क्या है हमारी? बीसी थर्ड साइड है। अब क्योंकि मैंने बीसी के पैरेलल एक साइड बना दी, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने पैरेलल बना दी, तो मैंने बीपीटी वाला काम कर दिया। अब मैंने बीपीटी वाला काम कर दिया, तो बीपीटी मुझे रिजल्ट क्या देगा? रेशियो ऑफ साइड्स बराबर दे देगा। तो और लिखते हैं। तो अब क्योंकि ये पैरेलल है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, ये बराबर है बाय बीपीटी। तो लिख देते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ये कैसे हुआ? बाय बीपीटी। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन करी फिर बीपीटी लगा दिया। बिल्कुल समझ गया भैया। और एक चीज हमें पहले से गिवन है, AD अपॉन DB इज AE अपॉन EC। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है भैया, AD अपॉन DB इज AE अपॉन EC, तो पहले से गिवन है। अब इसको 1 दे दो नाम, इसको 2 दे दो नाम। अब इनको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे AD अपॉन DB इधर भी है, AD अपॉन DB इधर भी है। तो क्या करो, जब LHS सेम है तो RHS इक्वेट कर देते हैं। तो भाई ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये वही है, x इज इक्वल टू 4, और ये तो गलत एग्जाम्पल हो जाएगा, x इज इक्वल टू AB और x इज इक्वल टू CD। तो AB CD के बराबर, तो यही करना है, AF अपॉन FC और AE अपॉन EC को इक्वेट कर दो। तो ये कर दिया इक्वेट, AF अपॉन FC और AE अपॉन EC को इक्वेट कर दिया। ठीक है भैया, सॉल्व तो अब भी नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो जरा, दोनों तरफ हम 1 ऐड करेंगे। तुम लिखोगे एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स। 1 ऐड करके क्या होगा, फिर हम एलसीएम लेंगे। अब भैया साइड्स में भी एलसीएम होता है? होता है। तो ध्यान से सुनो जरा, 1 प्लस यहां लिखा है, तो FC और 1 के नीचे 1 है, 1 और FC का एलसीएम क्या होगा? FC होगा। अब 1 को FC से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? FC। तो FC को 1 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में, तो आया FC प्लस ऊपर क्या है? AF। तो ये बन जाएगा AF अपॉन FC डिवाइडेड बाय FC। ठीक है, वैसे ही AE अपॉन EC में 1 प्लस करोगे तो एलसीएम, एलसीएम तुम्हें बता रखा है कैसे लेते हैं, 1 और EC का एलसीएम कितना? EC। तो हमने एलसीएम लेके AF प्लस FC, हम देखो AF प्लस FC क्या आएगा? पूरा AC आ जाएगा, और नीचे FC, तो इसे AC बाय FC लिख दिया। AE प्लस EC क्या आएगा? AE प्लस EC क्या आएगा? AC। तो AC बाय EC होगा ये। तो देखो न्यूमरेटर से AC AC कट गया, अब बचा क्या? 1 बाय FC इज इक्वल टू 1 बाय EC। तो यार ये तो वैसी वाली बात हो गई कि 1 बाय AB इज इक्वल टू 1 बाय BC। इसका मतलब क्या है? अब AB BC के बराबर ही होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि FC और EC ये दोनों आपस में बराबर है। भाई ये तो हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखो जरा, FC है ये वाली लेंथ और EC है ये वाली लेंथ। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब जो F वाला पॉइंट है वो E वाले पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा। और कोइंसाइड का मतलब क्या है? भाई देखो ना, क्योंकि जब तक इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, AF का डिस्टेंस ये है, AC का डिस्टेंस ये है, जब तक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये D डिस्टेंस 0 नहीं हो जाता, तब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ F एंड E कोइंसाइड। तो F एंड E अगर कोइंसाइड करे तो ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी, और क्या होगा हमारा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू F अपॉन FC के इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये प्रूफ किया कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन F एंड E विल कोइंसाइड, हेंस DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, एक लाइन और ऐड करना इधर, हेंस DE इज पैरेलल टू BC। अब यार कुछ मेरे जैसे बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग से एंड तक क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो तुम्हारे लिए एक बार फिर समराइज कर दूं मैं। बीपीटी में पहले क्या करते थे, हम लाइन ड्रॉ करते थे, फिर रेशियोज इक्वल, हमें थ्योरम कहता था कि तुम लाइन पैरेलल ड्रॉ करो, मैं तुम्हें इक्वल साइड वाली रेशियो दूंगा, मैं तुम्हें इक्वल रेशियो वाली साइड्स दूंगा। बीपीटी का कहता था तुम मुझे पैरेलल लाइन दो, मैं तुम्हें साइड्स का रेशियो इक्वल दूंगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कह रहा है, तुम मुझे साइड्स का रेशियो इक्वल दो, मैं तुम्हें लाइन पैरेलल प्रूफ करके दूंगा। तो हम वही कर रहे हैं, लाइन पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। अब यार क्योंकि DE और BC को हमें पैरेलल प्रूफ करना है, और DE को पैरेलल प्रूफ करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था, तो मैंने क्या करा, एक लाइन बनाई और बोला DF जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी DF, और बोला कि जो DE पैरेलल नहीं है BC के, एक लाइन जो DF है वो BC के पैरेलल है। और जब मैंने DF पे कंडीशन लगाई, तब लास्ट में ये आ गया कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब F और E कोइंसाइड कर रहे हो। अब ध्यान सुनो, मैंने पहले क्या माना था कि DE पैरेलल नहीं है BC के, DF पैरेलल है BC के। ठीक है, और जैसे ही मैंने ये प्रूफ किया कि F और E मस्ट कोइंसाइड, F और E सेम ही पॉइंट्स होने चाहिए, तो जैसे ही F पॉइंट उठ के यहां आया, तो ये DE की जगह ये DF बन गया। और DF क्या था? DF तो ऑलरेडी पैरेलल था।
तो डीई की जगह डीएफ आ गया, तो इसको डीएफ डी कुछ भी बोल लो। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो डीएफ है वो एक्चुअल में ऐसे नहीं है, वो ऐसे ही है। समझ पाए कि क्या करा हमने? शॉर्ट में समरी देनी है तो डीएफ हमने अज्यूम करा पैरेलल है, डीई हमने बोला कि ये पैरेलल नहीं है, लास्ट में हमने ये बोल दिया कि जो डीएफ है वो एक्चुअल में डीई है, जो डीएफ है वो एक्चुअल में डीई के ही बराबर है, और क्योंकि डीएफ बीसी के पैरेलल है तो डीई भी ईसी के पैरेलल है। बस इतना सा था ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब आओ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब बीपीटी का ही एक बड़ा छोटा प्यारा सा एप्लीकेशन, आओ देखो। इन द फिगर डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये बीसी के पैरेलल दे रखा है, बिल्कुल सही भैया। फाइंड ईसी, ईसी की लेंथ पूछ रही मेरे से, भाई ये तो बड़ा आसान है भाई। एक चीज तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बीपीटी क्या कहता है, तुम मुझे पैरेलल लाइन दो, मैं तुम्हें साइड्स का रेशियो बराबर दूंगा। ठीक है, तो इसने पैरेलल लाइन हमें दे दी, दी नहीं दी, ये देखो डीई पैरेलल टू बीसी, इसने पैरेलल लाइन बराबर दे दी। अब बीपीटी क्या देगा हमें, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। आओ लिख लें इसे, बीपीटी हमें देगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक, ए डी की लेंथ 1.5, ओके भैया। डीबी की लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक भैया। एई की लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर। और ईसी की लेंथ हमें निकालनी है, तो ईसी को क्या करो, एक्स मान लो या ईसी रख दो। अब ईसी को उस तरफ ले जाओ, ईसी इज इक्वल टू 3/1.5। अब जिन्हें नहीं पता ये इसका डबल ही होता है, और फिर भी अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, तुम नर्सरी से सीधा 10th में आ गए, तो ये देखो ये कर लो, डॉट हटाओ, जीरो करो, 15 2 30। ठीक, तो 2 आ गया बस, ईसी 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। आंसर इज ईसी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। समझ गए, इतना आसान क्वेश्चन था ये। अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, तुम खुद सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा तुम्हारे लिए। फिगर ट्राइंगल ओडीसी इक्वल टू ट्राइंगल ओबीए, ओडीसी ओबीए के बराबर है, ठीक है। सीडीओ 70 है, सीडीओ 70 है, बिल्कुल ठीक। फाइंड एंगल डीओसी, डीओसी क्या, ये वाला एंगल पूछ रहा है वो, ठीक है। तो डीओसी, डीसीओ, डीसीओ ये वाला एंगल हो गया, एंड ओ ए बी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें लिटरली तुम्हें सिमिलैरिटी भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तुम ये अगर किसी को सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी अच्छे से पता है तो वही कर सकता है। ये 125 है, ये 180 माइनस 125 कितना हुआ, कर लेना जो भी निकला, ठीक है। तो अब एक चीज मैं तुम्हें इसमें समझा देता हूं कि ओ डी सी सिमिलर ओबीए के दे रखा है। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्राइंगल ए बी सी अगर ट्राइंगल पी क्यू आर के बराबर है, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी एंगल आर के बराबर। ठीक है भैया, ये तो पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो जरा, एंगल ओ डी सी में एंगल ओ बराबर होना चाहिए, ठीक है भैया। ये तो कॉमन ही एंगल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो जरा, ओ डी सी एंगल ओ बी ए एंगल के बराबर होना चाहिए। तो एक चीज और लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, जैसे जितने पेयर्स ऑफ एंगल बन रहे हैं सब बराबर होंगे। देखो जरा, ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ डी ए, इसको तुम शॉर्ट ट्रिक डाल लेना अपनी नाम। ये बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ही ऑब्जर्वेशन आती है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हर 3 लेटर इस साइड से उठाऊंगा, 3 लेटर इस साइड से उठाऊंगा। अब देखो जरा, मैं पहले कह रहा हूं कि एंगल ओडीसी बराबर है एंगल ओडीए के, ठीक है। तो मैंने लिखा एंगल ओडीसी, मैंने पहले ओ उठाया, फिर मैंने डी उठाया, फिर मैंने सी उठाया। कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां से मुझे ओ उठाना पड़ा, डी उठाना पड़ा, ए उठाना पड़ा, ठीक है। ये तो हो गया, ओडीसी इज इक्वल टू एंगल ओडीए, ठीक भैया। अब मैंने ओ से स्टार्ट करा था, अब मैं कहां स्टार्ट करूंगा, अब मैं डी से स्टार्ट करूंगा। अब मैं ऐसे करूंगा, एंगल डी, डी से गया मैं सी पे, और सी से गया मैं वापस ओ पे। तो डी सी ओ, आओ लिख लें एंगल डी सी ओ। एंगल डी सी ओ ये किसके बराबर होगा, फिर से कैसे निकाला था हमने, डी मतलब मिडल में स्टार्ट किया, राइट में गए, फिर एकदम लेफ्ट में आ गए। तो अब ये भी, यहां भी ये करेंगे, डी से शुरू किया, राइट में गए, एकदम लेफ्ट पे आ गए, तो बराबर एंगल डी ए ओ। तो देखो जरा, ये बराबर है कि नहीं, डी सी ओ और डी ए ओ। तो ये है तुम्हारा डी सी ओ, और ये है तुम्हारा, एक सेकेंड, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी में हमने कुछ गलत लिख दिया शायद, ओ डी सी एंड ओ ए बी, हाँ राइट, ओ डी सी एंड एंगल ओ ए बी, हाँ ये ओ बी ए है, माय बैड, इसे करेक्ट कर लेना, ये ओ बी ए है, ठीक है। तो ओ डी सी, इसको भी ओ बी ए कर लो, ये ओ बी ए, और यहाँ भी करेक्ट कर लो इसे, डी सी ओ है। डी सी ओ कैसे आया, डी पे गए, सी पे गए, ओ पे गए, फिर बी पे गए, ए पे गए, ओ पे गए, समझ में आया। तो लिख देते हैं एंगल बी ए ओ। अब आओ देखो बराबर है कि नहीं है,
DCO, ये रहा DCO और ये है एंगल BAO, तो ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, अब हमने D से स्टार्ट कर लिया, अब C से शुरू करते हैं। आओ, अब हम ऐसे चलेंगे, एंगल, अब हम ऐसे चलना शुरू करते हैं, एंगल C, फिर एकदम लेफ्ट में चले गए O एंड D, COD, कॉल ऑफ ड्यूटी। ठीक है, C से शुरू करा, O पे गए, फिर D पे गए। अब राइट हैंड साइड भी ये करना पड़ेगा। आओ, अगर मैं एंगल COD ले रहा हूं तो राइट हैंड साइड में कौन सा लूंगा, फिर से वही करूंगा, एकदम राइट से चले, फिर लेफ्ट पे चले गए, फिर बीच में आ गए, क्या हुआ, AOB, एंगल AOB। अब आओ देखो जरा, एंगल COD, ये रहा एंगल COD, मतलब ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है, AOB के। समझ में आया? और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी लाइन्स एंड एंगल्स की समझ है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अब तुम समझ गए होगे। तुमसे क्या पूछा, एंगल DOC निकालो। DOC कौन सा है, ये वाला एंगल है, तो ये बड़ा सिंपल से निकल के आ जाएगा 180 माइनस 125, तो 55 निकल के आएगा, ये 55 डिग्री निकल के आ गया, ये निकाल दिया हमने। DCO कितना था, DCO उतना ही था जितना ये वाला था। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जरा, इसको कर ही देते हैं। हाँ, अगर ये 70 है तो CDO दिख रहा है कहीं, CDO दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ODC दिख रहा है, ODC OBA के बराबर है, ODC OBA के बराबर है, और ODC हमें ऑलरेडी 70 दे रखा है, तो ये 70 हो गया। ठीक, ये 70 था, और ये कितना था, ये हमने निकाला अभी 55 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 55 डिग्री। अब तीसरा एंगल तुम निकाल ही लोगे, 55 प्लस 70 कितना होता है 125, और ये भी कितना निकल आएगा 55 डिग्री। समझ में आया, 55 110 110 प्लस 70 180। ठीक है, तो अब क्योंकि ये 70 तो ये 70 था, ये 55 तो ये 55 था, तो अगर ये 55 आ गया है तो ये भी 55 ही आएगा। समझ में आया, 55। और इससे एक चीज़ और रिवाइज करा दूं तुम्हें, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये इसके बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इधर भी ध्यान से देखो जरा, ये दोनों, इस ट्रायंगल को देखो, अगर ये और ये एंगल इक्वल है तो ये साइड इस साइड के बराबर है। तो समझ में आया, ये थी तुम्हारी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, भी रिवाइज कर दी हमने। इधर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना था वो भी करा दिया। तो ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle, मतलब साइड CB को आगे प्रोड्यूस किया गया है, E उस पर एक पॉइंट है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, मतलब ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब भाई ये तो बड़ी काम की चीज है, जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल मिले दो चीजें मार्क कर लो, एक तो ऑपोजिट साइड्स को इक्वल मार्क कर लो, AB इज इक्वल टू AC दे रखा है तो इसे AB इज इक्वल टू AC लिख लो एक जगह, और दूसरा एंगल्स को इक्वल मार्क कर लो, ये एंगल को इक्वल मार्क कर लो। तो इसे पहले ही लिख लो कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है भैया, और यहाँ लिखोगे गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, नहीं गिवन नहीं लिखोगे, यहाँ तुम लिखोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, यहाँ लिखो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, पूरा लिखना, ऐसे मत लिखना, ठीक है, मूड खराब हो जाएगा एग्जामिनर का। ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, कह रहा है AD BC के परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। EF AC के परपेंडिकुलर है, ठीक, ये भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमें क्यों दिक्कत होगी। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, कह रहा है ABD, ये रहा ABD, ये नहीं, एक सेकेंड, ABD ये रहा, ये किसके बराबर है, ECF के बराबर है, ECF के बराबर, बराबर नहीं, सिमिलर प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो टू पहले तुम लिखोगे टू प्रूफ, फिर उसमें ये लिखोगे, फिर तुम लिखोगे गिवन, गिवन में लिखोगे AB इज इक्वल टू AC और AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC, फिर तुम लिखोगे, हाँ ये गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया, उसके बाद तुम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। देखो ध्यान से सुनो एक बार, ओरली सुनो पहले बात, तुम्हें ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल को ट्राइंगल ECF के इक्वल, ECF के सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को सोचो जरा एक बार, कि इन दो ट्राइंगल्स में, आओ इन्हें डॉटेड लाइन से बना लें एक बार, ताकि मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊँ, जो समझा रहा हूँ तुम समझ जाओ। ये देखो, ये ट्राइंगल एक, ये और एक ये। अब जरा इन दोनों ट्राइंगल्स पे गौर करो जरा, रुको। ठीक है, गौर करने वाली बात क्या है इसमें, कि दो एंगल्स 90 डिग्री हैं। ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में एक F वाला एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल सही भैया, ABD में ये D 90 डिग्री है। ठीक है भैया, तो एक एंगल तो बराबर आ गया, ठीक भैया आ गया बराबर। अब ध्यान से सुनो जरा, ABD में एंगल ABD, देखो जरा, एंगल ABC है, ABC यहाँ है और ABD ये है, तो ABC को ABD भी लिख सकते हो तुम,
इसको तुम एंगल ए बी डी भी लिख सकते हो, ठीक है, इस एंगल ए बी डी भी लिख सकते हैं। तो एंगल ए बी डी जो है ये वाला, ये भी ऑलरेडी ईसीएफ के बराबर दे रखा है। तो मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री है और एक एंगल और इक्वल कहां से आया, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो बताओ ए कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। देखो कितना छोटा आसान क्वेश्चन था ये। तो आओ लिख देते हैं, इन ट्रायंगल जैसे ऑर्डर यहां लिखा है वैसे ही लिखना, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ECF। देखो जैसे तुम्हें ऊपर बताया था ना कि ABD ECF के, BDA CFE के और DAB FEC के बराबर होगा। याद रखना, ये ऑर्डर याद रखना। उसी तरह से इसमें भी हम एंगल सीखने वाले हैं। अब सुनो जरा, 90 डिग्री कौन कौन से एंगल दे रखे हैं। एक तो अपने पास ADB है 90 डिग्री, तो आओ चेक करें, ADB है 90 डिग्री। तो क्या EFC भी है 90 डिग्री? EFC भी 90 डिग्री, बिल्कुल सही। तो मतलब हमने सिमिलैरिटी सही लिखी है। इससे तुम चेक कर सकते हो, मान लो तुमने ABD लिख दिया, यहाँ ABD लिखा और यहाँ FCE लिख दिया। अब अगर तुमने इस पे सिमिलैरिटी लगाई ना, कट जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स बराबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक ऊपर लिखवाई थी तुम्हें, ताकि ये हरकतें तुम ना करके आओ। आधे बच्चे सिमिलैरिटी क्वेश्चन इसलिए गलत करते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ऐसे ऐसे ऑर्डर में चल रही होती हैं चीजें, ठीक है। और ये तुम समझ जाओ तो बहुत आसान हो जाता है चैप्टर। तो क्या कर रहे थे हम, एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू EFC, ठीक है, इक्वल टू एंगल EFC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन क्या है इसका, गिवन भाई पहले से ही दे रखा है, ठीक है भैया। उसके बाद कौन सा एंगल निकालोगे, उसके बाद अपने पास था एंगल ABD। अच्छा अब ABD चेक करते हैं, ABD ऐसे आया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, ये ECF के इक्वल होना चाहिए। देखो A से B पे गए, B से D पे गए, तो एंगल ABD की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये ECF के इक्वल होना चाहिए। E से C पे गए, C से F पे गए, तो ECF एंगल चेक करो जरा, ECF। तो क्या ये और ये एंगल बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो मतलब सही है। तो यहां तो मैंने तुम्हें क्यों बोला कि जो क्वेश्चन में लिखा है वही दो ट्राइंगल्स लिखो। बिकॉज सोचो तुम ABD की जगह अपने मन से कुछ लिखते ADB ऐसा लिखते और ECF को शायद CEF ऐसा कुछ लिखते, तो ये दोनों एंगल्स लिखते लिखते ही तुम्हें रात हो जाती, क्योंकि ये मैच ही नहीं कर पाते कभी। समझ में आया? तो ठीक है, अब क्या लिख रहे थे हम, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF इज इक्वल टू एंगल ECF, बिल्कुल ठीक। ये कितना है, जितना भी हो हमें नहीं फर्क पड़ता, ये बराबर है। कैसे बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो बाय ए कंडीशन, बाय ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। देखो जरा, एक पेज का भी क्वेश्चन नहीं था ये, समझ में आया? तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी भी जो लोग इस गेमिंग जोन में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मैं तुमसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, बताओ क्लास 10th क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसी जगह जहां पर कम से कम दिनों में नहीं, कम से कम टाइम में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस करवा दिया जाए। हाँ, सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाए विद ऑल इंपॉर्टेंट निमोनिक्स, ट्रिक्स, हैक्स, फ्री एडवाइस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। हाँ, और तो और सारे के सारे क्वेश्चंस क्विज के साथ भी करवाए जाएं, ताकि तुम्हारा सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर हो, टाइम बेस्ड क्विज हो, टाइमर के साथ हो। हाँ, और तो और रिवीजन के लिए दिए जाएं वो रद्दी नोट्स नहीं, इंस्टेड प्रॉपर फ्लैश कार्ड्स जहां कॉमन मिस्टेक्स लिखी हो, निमोनिक्स लिखे हो और भी बहुत कुछ लिखा हो। हाँ, और क्या चाहिए, क्या चाहिए? और चाहिए सैंपल पेपर्स, वो भी PDF में नहीं या बुक में नहीं, जहां पर सॉल्यूशन पलट पलट कर देखना पड़ता है। हमें चाहिए सैंपल पेपर्स विद प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस, जहां पर हम एनालाइज कर पाए क्या गलती हो गई, कैसे 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करना है, सब कुछ। बोलो
हाँ, अब जब इतने बार तुमने रियलाइज कर लिया है कि ये सारी चीजों की जरूरत है, वो भी 1 महीने के टाइम लेके नहीं करना है, इंस्टेड कम से कम टाइम में, एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि हमने ये सब कुछ दे दिया है सिर्फ एक 24 आवर्स के गेम में। अभी भी कुछ सीट्स बची हुई हैं, कुछ लास्ट सीट्स बची हुई हैं। डोंट मिस द चांस। इस 24 आवर्स गेम में एनरोल करो, जिसके बाद तुम अपना कंप्लीट क्लास 10th का सिलेबस स्वाहा कर दोगे विथ ऑल इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज, एंड यू विल बी द नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक 1। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये बड़ा बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि भैया स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, हम तो अभी तक प्लस ही करते हुए आ रहे थे। जो पुराना क्वेश्चन है ना, उससे भी आसान है क्वेश्चन। अब सोचो कितना आसान क्वेश्चन होगा ये। लिखा है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी बराबर बी ए सी। आओ लिख लें। ए डी सी मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है? बी ए सी के। तो बी ए सी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब शो दैट सी ए स्क्वायर इज सी बी, ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम सिमिलैरिटी लिख लेते हैं। सिमिलैरिटी कैसे लिख लेते हैं? एक एंगल तो इक्वल आ गया, एक एंगल हम और दिमाग चला के इक्वल निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? बस ए से ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो अब सोचो जरा ध्यान से, ये वाला जो एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल, ये एक ट्राइंगल में तो लाई करेगा नहीं। ये ना तो इस हाफ ट्राइंगल में लाई करेगा, ना तो इस हाफ ट्राइंगल में लाई करेगा। ये जो पूरा एंगल है, ये बड़े ट्राइंगल में ही लाई करेगा। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि जो दो ट्राइंगल हम सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं, उनमें से एक ट्राइंगल होने वाला है ए बी सी। ठीक है, अब ऑर्डर भी इसका बहुत जरूरी है। वो कैसे शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे वो भी मैं भी बताता हूँ। और दूसरा एंगल है ये वाला। अब ध्यान से सुनो जरा, ए बी सी बड़े वाले ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल का एंगल ये तो नहीं निकलेगा, बिकॉज भाई ए बी सी के एंगल ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे। ये तो ए बी सी में आएगा ही नहीं। तो इसके लिए कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा तुम्हें? और अगर तुम ये ट्राइंगल लो तो इसके लिए बाहर का एंगल है। तो तुम समझ रहे हो कि ए डी सी का एंगल इनकॉर्पोरेट करने के लिए तुम्हें ये ट्राइंगल ही लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, एक ट्राइंगल होगा ए डी सी। ठीक है भैया, तो अब मैं क्या करूं? सीधा लिख दूं कि ए बी सी ए डी सी के सिमिलर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? गलत हो जाएगा फिर से। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। अब ऑर्डर कैसे सेम आएगा? ध्यान से देखो जरा, ऐसे लिखो जरा ट्राइंगल। क्योंकि जब तुम ऐसे लिखोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अगर ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ए बी सी अगर पी क्यू आर के इक्वल है और तुम एंगल ले रहे हो बी सी ए और यहाँ पे क्यू आर पी, तो ये तुम हर कॉम्बिनेशन के लिए चेक करोगे। उससे अच्छा एक कॉम्बिनेशन तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। तो ट्राइंगल्स को चूज ही ऐसे करो कि ट्राइंगल, तो अब ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल, इसे ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखो इनको। पहली बात तो एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। क्या लिखा हमने? एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ए डी सी बी ए सी, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब एंगल सी चेक करना है हमें। अब आओ एंगल सी लिखते हैं। तो कैसे लिखूंगा मैं? अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, एंगल ए सी डी, मैं लिख रहा हूं एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, ए सी डी यहां से लिया तो एंगल बी सी ए। ठीक है, तो ए सी डी ये हो गया और बी सी ए ये वाला एंगल हो गया। तो इवेंचुअली दोनों ही एंगल, ए सी डी वाला एंगल ये है और ए सी डी वाला एंगल भी यही है। तो एंगल सी ब्रैकेट में लिख दो कॉमन। ठीक ठीक भैया, इसमें इसमें क्या लिखोगे? गिवन। समझ में आया? ठीक है, क्या हो गया अब? बाय ए कंडीशन बाय ए क्राइटेरिया, तो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, ये ए डी सी बी ए सी और ए डी सी बी ए सी। ठीक है, और इसमें भी चेक करो तो ए डी सी बी ए सी। समझ में आया? अब जिन्हें समझ में आ गया उनके लिए चैप्टर खत्म हो चुका है, ट्रस्ट भी। बहुत छोटा सा काम रह जाता है इसके बाद। बस क्या करना है अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स इक्वल रेशो में होंगी। आओ लिख लें साइड का रेशो, ए डी अपॉन बी ए इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। अपने को क्या चाहिए? सी ए स्क्वायर। तो देखो एक सी ए ये रहा, एक सी ए ये रहा। अब इसको कंसिडर करो, सी ए को इस तरफ ले जाओ और सी बी इंटू सी डी इधर निकल जाएगा। समझ में आया?
तो बस इसको 1 नाम दे दो, और यहाँ लिख दो यूजिंग 1। CA² इज CB इंटू CD। ठीक है, CA² CB इंटू CD। ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व हो गया तुम्हारा। आसान क्वेश्चन था ये, तुम्हें समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। अब ये भी तुम कर सकते हो यार, इस पे भी कुछ नहीं है। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर राइट सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। कुछ नहीं करना है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल बराबर, ये 60 है ये 80 है ये 40 है, ABC ये होगा ट्राइंगल, ये ऐसा ट्राइंगल होगा, इन्हें सिमिलर करके लिख देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले ये करते हैं। क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एट D and E रिस्पेक्टिवली। एक ट्राइंगल दे दिया, उसमें D एंड E साइड्स को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू BC। अरे ये तो BPT वाली बात हो गई। BPT का कहता था तुम मुझे पैरेलल लाइंस दो, मैं तुम्हें साइड्स का रेशियो बराबर दूंगा। तो इसने दे दिया DE पैरेलल टू BC। अब हम सबसे पहले छूटते क्या करेंगे, BPT लिख लेंगे। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम we get AD upon DB is equal to AE upon EC 1। अब प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन AB, AD अपॉन DB तो पता है हमें, बट AD अपॉन AB प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे AE अपॉन EC लिखा हुआ है, नहीं AE अपॉन AC लिखा हुआ है। AE अपॉन EC तो मुझे भी आता है लिखना, ये तो BPT नहीं बता दिया था। अब मुझे लिखना है AE अपॉन दिस पूरा। अच्छा समझ में आया। तो क्या कह रहा है ये, AB और AC बनाना है अपने को। तो ये समझ में आ रहा है तुम्हें कि AD का अगर मुझे AB बनाना है तो उसमें मुझे DB ऐड करना पड़ेगा कहीं से। भैया बात तो सही कह रहे हो। तो AD का मुझे अगर देखो सोचो AD का अगर मुझे AB बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, AD में DB ऐड करना पड़ेगा, तब जाके AB बनेगा। समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल आई भैया बात समझ। अब AD में मैं DB ऐड करूंगा तो AB बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो वो तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है भैया समझ में आया। अब AE में मैं क्या ऐड करूँ कि AC बन जाए। अब देखो AE में मैं EC ऐड करूंगा तो AC बन जाएगा, बिल्कुल सही। तो AE में EC ऐड करूं तो AC बन जाएगा। तुम देख रहे हो जो न्यूमरेटर है उसमें अगर मैं डिनोमिनेटर किसी तरह ऐड कर दूं तो मेरा AD भी, तो मेरा AB भी बन रहा है AC भी बन रहा है। हाँ भैया बात तो सही कह रहे हो आप। तो एक काम करते हैं, AD AE न्यूमरेटर में चाहिए, ये न्यूमरेटर में चाहिए, न्यूमरेटर में ही रहने देते हैं। अगर ये डिनोमिनेटर में होते हैं तो एक बार रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स। तो ये ऐसे होगा AD बाय DB प्लस 1, या फिर एक मिनट रुको, इसे ये करेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। इससे पहले एक चीज़ और करो, टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स। एक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एक साइड पे तो तुम ऑब्वियसली क्योंकि एक साइड पे तुम ऑब्वियसली नहीं ले सकते रेसिप्रोकल। तो पहले मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, क्या बना, DB बाय AD, DB बाय AD इज इक्वल टू EC बाय AE। समझ में आया? तो DB बाय AD चाहिए। तो अब क्या करना है, अब 1 ऐड कर दो दोनों तरफ। यहाँ लिखो 1 प्लस, यहाँ लिखो 1 प्लस। हाँ तो ये EC की जगह AE आएगा, EC बाय AE होगा। तो 1 प्लस करके क्या होगा, कुछ नहीं, ये LCM लोगे ये ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा AD प्लस DB अपॉन AD। इसे लिख लेते हैं AD प्लस DB अपॉन AD, AD प्लस DB अपॉन AD। इस साइड को क्या लिख रहे हैं हम, EC प्लस AE अपॉन EC प्लस AE, जो एलसीएम लेके ऊपर जाएगा, अपॉन AE। समझ गए भैया? अब AD प्लस DB क्या है, AD प्लस DB क्या है, AB है, और AE प्लस EC AB है, और AE प्लस EC AC है। समझ गए भैया? यहाँ AD,
यहाँ ए ई, ये बराबर है, पूछा क्या है तुमसे, ए डी अपॉन ए बी पूछा है, बताओ, और हमने ए बी अपॉन ए डी निकाल लिया, क्या करोगे, रेसिप्रोकल, दोबारा से, समझ में आया, एक और बार रेसिप्रोकल ले लो, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, समझ गए, तो यही प्रूव करना था, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ए डी अपॉन ए बी ए अपॉन ए सी, चेक करो, ए डी अपॉन ए बी ए अपॉन ए सी, बिल्कुल सही, ठीक, तो ये हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन तुम्हारा, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल दे रखा है, ठीक है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए बी एंड ए बी, फिर ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है, ई और एफ नॉन पैरेलल साइड्स पे पॉइंट्स हैं, नॉन पैरेलल क्यों है, बिकॉज ये मीट कर जाएंगे एक पॉइंट पे जाके, आसान, ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट, मतलब ई ए डी पर है और एफ बी सी पर है, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, अब वो कह रहा है ये ई एफ जो है ये ए बी के पैरेलल, ये डी सी के पैरेलल है, ठीक है, क्या, अच्छा ठीक है, ओके, तो ये कह रहा है कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये जो ई एफ है ये ए बी के पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल है, तो जो ई एफ है वो भी डी सी के पैरेलल हो जाएगा, बड़ा आसान भैया, शो दैट ए ई अपॉन ई डी इज बी एफ अपॉन एफ सी, ए ई अपॉन ई डी इज बी एफ अपॉन एफ सी, अच्छा, अब अगर यहाँ तो एक ट्राइंगल होता तो मैं सीधा लिख देता, बट ट्राइंगल नहीं है तो क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे, बड़ा सिंपल, ठीक है भैया, तो क्या होगी कंस्ट्रक्शन, जॉइन ए एंड सी, ठीक, कर दिया एसी जॉइन, अब आगे क्या करना है, देखो, अब हम करेंगे ट्राइंगल कंसिडर, ओके, इन ट्राइंगल ए डी सी, अच्छा अब एक काम करते हैं, ठीक है, ए डी सी ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल लेने की जरूरत ही नहीं है, ए डी सी ट्राइंगल है तुम्हारे पास, इसमें इसको यहाँ पे जी मान लो कि जी पर कट कर रहा है इस लाइन को, अब क्योंकि ई एफ ए बी के पैरेलल है, ये भी लिख लो, ये बड़ी ऑब्वियस चीज़ें हैं बट बोर्ड में लिखनी पड़ती है, ए बी पैरेलल टू ई एफ गिवन है, ठीक, और ए बी पैरेलल टू बी सी ये भी गिवन है, तो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी, तो उसी तरह ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये कैसे आएगा, इसको 1 बोलो, इसे 2 बोलो, फ्रॉम 1 एंड 2, समझ गए भैया, ठीक है, ये भी हो गया, अच्छा ठीक है, ये भी हो गया, अब ए डी सी ट्राइंगल कंसिडर करो जरा, ये ट्राइंगल देखो जरा, इसमें क्या हो रहा है, हमें पता है भाई ई जी ई एफ का ही पार्ट है, ऐसा नहीं है कि ई एफ ऐसे जाएगा तो ई जी ऐसे निकल जाएगा, नहीं, अगर ई एफ पैरेलल है तो ई जी भी पैरेलल है, तो ई जी डी सी के पैरेलल है, मतलब बीपीटी का पहला पार्ट, पैरेलल लाइन दे दी तुमने, अब क्या करूंगा मैं, रेशियो लिख दूंगा, बीपीटी ने क्या बोला, तुम पैरेलल लाइन दे दो मैं तुम्हें रेशियो दे दूंगा, तो पैरेलल लाइन हमने इसे दे दी, बीपीटी ने क्या दे दिया हमें, रेशियो, तो आओ जो बीपीटी ने रेशियो दिया वो लिख लेते हैं, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ये हमने कैसे किया, बाय बीपीटी, ठीक है, अच्छा अब क्या करें, दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, अब ये ट्राइंगल कंसिडर कर लो, सी ए सी बी ए, अब इन ट्राइंगल सी बी ए लिखो, इसे 1 लिख लो, नाउ इन ट्राइंगल सी बी ए, अब सी बी ए ट्राइंगल की बात करो जरा, ये रहा ट्राइंगल, अब क्योंकि एफ जी, अब क्योंकि ई एफ या एफ ई एफ ए बी के पैरेलल तो ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर से एफ जी कोई खास स्पेशल लाइन नहीं है कि एफ जी ऐसे चली जाएगी और वो ए बी के पैरेलल नहीं होगी, एफ जी ए बी का ही पार्ट है, तो एफ जी भी ए बी के पैरेलल है, और फिर से बीपीटी वाला काम कर दिया तुमने, एक ट्राइंगल था, उस ट्राइंगल में एक साइड से एक लाइन ड्रॉ करी तुमने तीसरी साइड के पैरेलल, तो क्या हुआ, बीपीटी की कंडीशन हो गई, तुमने पैरेलल लाइन दी, अब बीपीटी तुम्हें क्या देगा, रेशियो देगा, तो आओ जो बीपीटी ने रेशियो दिया वो रेशियो लिख लेना, तो रेशियो बनेगा सी एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू सी जी अपॉन सी है, सी है नहीं सी जी अपॉन जी है, ठीक भैया हो गया 2, अब देखो जरा कुछ कॉमन दिखेगा तुम्हें,
सी जी अपॉन जी ए, सी जी अपॉन जी ए, तो क्या करो, रेसिप्रोकल कर लो वन का। एक मिनट, सी एफ ऊपर चाहिए, हमें क्या ऊपर चाहिए, सी एफ नीचे चाहिए, तो टू का रेसिप्रोकल ले लो। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन टू, रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन टू क्या बना, एफ बी बाई सी एफ इज इक्वल टू जी ए बाई सी जी। ठीक, ये हो गया। अच्छा, ये इक्वेशन टू थी, अब इक्वेशन वन लिखूं मैं। इक्वेशन वन लिखते हैं। इक्वेशन वन क्या थी, ए ई बाई ई डी ए जी बाय जी सी, ये था ए जी बाय जी सी, तो ये लिख दिया ए जी बाई जी सी। तो अब क्या देख रहे हो, राइट हैंड में ए जी बाई जी सी, ए जी बाई जी सी, समझ आया। फ्रॉम, अब वही ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी वाली बात हो गई। अब फ्रॉम वन एंड टू, एफ बी बाई सी एफ इज ए ई बाई ई डी। एफ बी बाई सी एफ इज ए ई बाई ई डी, तो ये रहा, क्या हमें क्या चाहिए था, ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी इज एफ बी बाई सी एफ इज एफ बी बाई सी एफ, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यार बी एफ एफ सी सेम ही बात है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें। अच्छा, एक क्वेश्चन और यही में देख लो, अगर बाय चांस इसने ए ई अपॉन ए डी और बी एफ अपॉन बी सी बोला होता तो कैसे करते हैं, वही जो पिछले क्वेश्चन में किया, रेसिप्रोकल लिया, क्या करा, वन ऐड किया, जो आंसर है उसमें क्या करा, फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, समझ में आया। तो ये तुम हमेशा कर सकते हो। तो ये है तुम्हारे चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से देखना इसे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आ जाता है पेपर में, तो मैक्सिमम बच्चों से नहीं होता, पर बड़ा आसान क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये एक्स दिया है, ये वाई दिया है, ये वाई दिया है, ये जेड दिया हुआ है, तो ए बी पी क्यू सी डी पैरेलल, ये पैरेलल, ठीक है, सभी पैरेलल, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, बीपीटी लगने वाली है इसमें, तो कुछ पैरेलल दे दिया ऑलरेडी, तो रेशो तुम निकालोगे, या रेशो बीपीटी देगा हमें, बस ठीक है, हो गया। एक्स वाई जेड दे दिया, अब ये प्रूव करना है, भैया ये कैसे होगा, कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है तुम्हें, और कुछ नहीं। तो आओ, इसको करना कैसे है, सबसे पहले तो तुम ये ट्राइंगल कंसिडर करोगे, क्यों, क्योंकि तुम्हें एक्स चाहिए, तुमने ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लिया, ठीक भैया समझ में आया। उसके बाद तुम क्या करोगे, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करोगे, डी क्यू पी वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें z है, एक x वाला टर्म कंसिडर करो, एक z वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें y है, और एक z वाला कंसिडर करेंगे, तो फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आओ जल्दी से करते हैं। अब पहली बात तो इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ए बी, पहले तो ये देखो जरा, एंगल डी पी क्यू बराबर है एंगल डी ए बी के, बराबर है डी ए बी के, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। भैया मुझे तो पता ही नहीं क्या होता है, तो यार ध्यान से सुनो जरा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, समझ में आया। ये एंगल भी बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं इन्हें। ये एंगल भी बराबर होते हैं, इन्हें वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग, समझ में आया, और ये कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो जरा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आया। तो ये छोटा सा लाइन से एंगल्स पूरा रिवाइज हो गया तुम्हारा 9th क्लास का, तो ठीक है, ये बराबर हो गया। अब एंगल डी कॉमन, क्योंकि भाई एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, सही से बनाएंगे थोड़ा, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, एंगल डी कॉमन है, तो दो एंगल्स कॉमन हो गए। अब ए से क्या हुआ, सिमिलर हो गए ट्राइंगल्स, ठीक है। सो ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ए बी आर सिमिलर बाय ए कंडीशन, समझ में आया, ठीक भैया। अब क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो लिख लेते हैं साइड्स का, डी पी लिखो पहले, डी पी अपॉन डी ए इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी
इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी बी। अब जो जो एक्स वाई जेड है उन्हें पुट कर लेते हैं। तो पी क्यू पता है और ए बी पता है। पी क्यू बाई ए बी को क्या लिखूँ मैं, जेड बाई एक्स। ठीक, इसे जेड बाई एक्स लिख लिया। अब बताओ क्या लिखा है, और डी क्यू नहीं पता, डी बी पता है क्या, डी बी भी नहीं पता। ठीक है, कोई इशू नहीं है। डी क्यू अपॉन डी बी ठीक है, फिर पी क्यू अपॉन ए बी, ये भी ठीक है, और डी पी अपॉन ए पी ठीक है। तो अब डी पी पता है क्या, देखो जरा डी पी चेक करो, डी पी भी नहीं पता। डी ए पता है क्या, डी ए भी नहीं पता। बड़ी सिंपल बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है भैया। अब इसके आगे क्या करें। अब यार इसके आगे तुम एक चीज़ देख पाओगे कि ये देखो, ये जो डी बी लिखा हुआ है, ठीक है, जो डी बी लिखा हुआ है, इस डी बी को तुम लिख सकते हो डी क्यू प्लस क्यू बी, समझ में आया, प्लस क्यू बी, और डी क्यू ऊपर भी लिखा हुआ है। और ये जो डी पी है, डी पी और नीचे डी ए, इसे एज इट इज रहने दो। ये हमारे बहुत ज़्यादा काम का है भी नहीं, हमें सिर्फ इससे काम है। अब आओ इसे अगले पेज पे लेके चलें। पेस्ट हो गया। अच्छा, अब क्या करें, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक, रेसिप्रोकल कर लो। तो क्या आया, एक्स बाय जेड इज इक्वल टू, अब क्या होगा, डी क्यू बाई क्यू बी ऊपर आएगा और डी क्यू नीचे आएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो डी क्यू प्लस क्यू बी के नीचे डी क्यू आ जाएगा, फिर ये इंडिविजुअली एक टर्म के नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है, लास्ट में ये रह जाएगा, सिर्फ क्यू बी बाई डी क्यू रह जाएगा, 1 प्लस क्यू बी बाय डी क्यू। 1 को इस तरफ भेजो, एलसीएम लो, एक्स माइनस जेड बाय जेड इज क्यू बी बाय डी क्यू। ठीक, एक तो तुम्हें ये रखना है अपने पास, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये मेथोडोलॉजी है सॉल्व करने की, इसे याद रखना है तुम्हें इस फिर। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्यों कंसिडर करना है, क्योंकि एक्स और जेड में तो रिश्ता निकल आया। अब मुझे वाई और जेड में रिश्ता निकालना है, तो वाई जेड में रिश्ता कैसे आएगा, एक ट्रायंगल लो ये वाला और एक ट्रायंगल लो ये वाला। अब ये ट्रायंगल भी सिमिलर है, कैसे, क्योंकि ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, एक मिनट फिर से, ये पैरेलल ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, समझ में आया, ये एंगल इन दो ट्राइंगल्स में, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। ये एंगल कॉमन, ए कंडीशन से ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। और लिख लें इसे। तो ये हमने फिगर बना ली जल्दी से, ठीक है, नहीं तो क्या मैंने पावर्स का मिसयूज़ किया है। और अब आओ देखते हैं जल्दी से कैसे होगा सॉल्व। तो अब हमें z और y में रिश्ता चाहिए, ये हमने डिसाइड कर लिया कि ये एंगल इसके बराबर है, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉमन एंगल है ए से, ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर आने वाले हैं। तो सिमिलरली तुम ऐसे ही लिख सकते हो। यार मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूँ कि नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम्हें ये पूरा लिखना है कि एंगल बी कॉमन, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या, क्यों होगा ऐसा, इज इक्वल टू नहीं, ऐसा क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद तुम्हें होगा बाय ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल बी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी। तो ये इसके सिमिलर हो गया। ठीक भैया, अब क्या करें, सिमिलर है तो क्या पता है, सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो बराबर है। तो आओ देखो, बी पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी डी। ठीक है, अब जहां एक्स वाई जेड है उसे रिप्लेस करो। एक्स वाई जेड को रिप्लेस करो, बीपी अपॉन बीसी, बीपी में कुछ है एक्स वाई जेड, बीसी में भी कुछ एक्स वाई जेड है, नहीं है। पी क्यू और सी डी में है कुछ, पी क्यू में है, सी डी में भी है, हाँ तो ये सही है। पी क्यू है हमारा, इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पी क्यू है हमारा जेड और सी डी हमारा है वाई। ठीक, बी क्यू बी डी, बी क्यू बी डी में कुछ भी नहीं है, बी क्यू ये रहा और बी डी ये रहा। आप ध्यान से देखो जरा, बी क्यू फिर से इधर है और बी डी को मैं फिर से लिख रहा हूँ बी क्यू प्लस क्यू डी। फिर से क्या करना है तुम्हें, रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लो। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा y बाय जेड और ये आ जाएगा 1 प्लस क्यू डी बाई बी क्यू, हाँ 1 प्लस क्यू डी बाई बी क्यू। ठीक, अच्छा और ऊपर क्या था हमारे पास, ठीक है, अब क्यू डी बाई बी क्यू को अलग करो। तो क्यू डी बाई बी क्यू आएगा y माइनस जेड अपॉन जेड के बराबर। ये कैसा आया, 1 इधर गया, y बाय जेड माइनस 1, जेड एलसीएम y माइनस जेड बाय जेड। ठीक है, ये लिख दिया है।
ठीक है भैया, हो गया। अब क्यू डी बाई बी क्यू निकाल दिया हमने, और यहां क्या निकाला था हमने, देखो क्यू डी बाई बी क्यू हमने नीचे निकाल दिया, और यहां क्या दे रखा है हमें, क्यू बी बाई डी क्यू, तो ये उसका रेसिप्रोकल है। तो मतलब इसका रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूंगा तो वो सेकंड वाली के बराबर हो जाएगा। तो z बाय एक्स अपॉन जेड, तो यहां लिखो z बाय एक्स माइनस जेड, ये किसके बराबर है, क्यू डी बाय बी क्यू के। अब क्योंकि ये दोनों 3 4 क्यू डी बाई बी क्यू के बराबर है, क्या कर दोगे ना, इक्वेट। तो z बाय एक्स माइनस जेड को बराबर करो y माइनस जेड बाय जेड के, करो जरा इसे, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक काम करो, x माइनस जेड वाई माइनस जेड है, दोनों से माइनस बाहर लो, ये ऐसे बन जाएगा z माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। अब ये तो तुम्हें खोलना आता है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई, ये रहा जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर खत्म। इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू जेड कॉमन लेके एक्स प्लस वाई, समझ में आया? अब एक्स प्लस वाई को नीचे भेजो, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, और ये जेड है। अब क्योंकि हमसे वन अपॉन जेड वन अपॉन एक्स, वन अपॉन जेड इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई निकालना है, क्या कर दो, रेसिप्रोकल करो, आरपी लिख रहा हूँ, रेसिप्रोकल करो, वन अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अब वन अपॉन जेड इज, एक के नीचे भेजो, इसके नीचे भेजो, फिर इसके नीचे भेजो, ठीक, निकल आया, और ये था तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो वन बाय जेड इज वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई, ये है तुम्हारा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया हमने इसी के साथ। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग, दोबारा, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio and hence the two triangles are similar। यार वो ये कह रहा है कि दो ट्राइंगल्स हैं जिनके एंगल्स सेम है, अब तुम ये प्रूव करके दो मुझे कि साइड जो है वो सेम रेशो में है, और ये भी प्रूव करके दो कि ट्राइंगल्स भी सिमिलर है। अच्छा भैया ठीक है, आओ कर देते हैं ये काम भी। तो ये प्रूफ कैसे होगा, पहले तो तुम्हें दो ट्राइंगल्स कंसिडर करने पड़े। तुम लिखोगे लेट देयर बी टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सच दैट, इसको लिखना है तुम्हें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ये जो यहां दिख रहा है तुम्हें ये क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब यहां पे है एक कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में तुम्हें लिखना है ड्रॉ पी डी इक्वल टू ए बी एंड पी ई इक्वल टू ए सी ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। वो ये कह रहा है यार कि ए बी के इक्वल डिस्टेंस की लेंथ तुम यहां कट कर दो, इसके ए सी के इक्वल डिस्टेंस की लेंथ तुम यहां कट कर दो, कर दी। अब इससे क्या हुआ, जब ये दोनों लेंथ हमने बराबर कर दी, तो अब तुम ध्यान से सोचो कि एंगल ए एंगल पी के बराबर, जब ए बी इसके बराबर हो गया है, ए सी पी ई के बराबर हो गया है, और ये एंगल कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और डी पी ई, ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। सो ए बी इज इक्वल टू पी डी, ए सी इज इक्वल टू पी ई, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये तीनों कैसे इक्वल हुए हैं, ये बाय कंस्ट्रक्शन हुए हैं। क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट करे हैं तीनों, बाय कंस्ट्रक्शन ये तीनों चीजें बराबर हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इससे ट्राइंगल बी ए सी हो गया है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी पी ई के। अच्छा, अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सीपीसीटी क्या होता है, सीपीसीटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो बाय सीपीसीटी एंगल बी एंगल डी के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल ई के बराबर हो गया। तो अब लिखो बाय सीपीसीटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, कैसे, बाय सीपीसीटी। अच्छा भैया समझ में आया।
अब एक और चीज पे गौर करो जरा, इसे हम कॉपी करेंगे यहां से, कहाँ चला गया इधर, और यहां करेंगे पेस्ट। ओके, ये नहीं चाहिए था, इतनी देर में दोबारा बन जाता, बट कोई बात नहीं, आलस जिंदाबाद। तो ये ट्राइंगल यहाँ पे आ गया। तो हमने क्या बोला कि बाय CPCT जो एंगल बी डी के बराबर और सी के बराबर, तो बी जो है वो डी के बराबर हो गया और सी जो है वो ई के बराबर हो गया। समझ में आ गया? अब ये बताओ यार कि हमने अज्यूम ही ऐसे किया था कि जो एंगल बी है वो ऑलरेडी क्यू के बराबर है। देखो ऊपर अज्यूम नहीं किया, ये बी क्यू के बराबर सी आर के बराबर। अब देखो जरा हुआ क्या, बी क्यू के बराबर भी हो गया और बी डी के बराबर भी हो गया। अच्छा, और सी जो था वो आर के बराबर भी हो गया और सी जो था वो ई के भी बराबर हो गया। इसका मतलब समझ पाए तुम क्या हुआ ये? अब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन डी ई इसके पैरेलल है। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमने पढ़ा था ना कि दो लाइंस ट्रांसवर्सल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होते हैं कब? अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। फिर से बोलता हूं मैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और इन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल बराबर कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हो क्या रहा है कि ये वो दोनों लाइंस हैं, ये एंगल ऑलरेडी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब हमें डीई क्यू आर के पैरेलल नहीं पता थी, पर क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं इसलिए डीई क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, बाय दिस डीई, बाय दिस की जगह तुम लिखो फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर, इसे इन लिखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल डी बराबर एंगल क्यू और एंगल ई बराबर एंगल आर। समझ में आया? आर में 2 कर दो, ये ठीक है, ठीक है। तो हेंस डीई इज पैरेलल टू क्यू आर। अच्छा, अब भाई जैसे ही डीई क्यू आर के पैरेलल हुआ, काम क्या हुआ? हमारा काम हो गया आसान, क्योंकि अब इस पे बीपीटी लग जाएगी। बीपीटी लगानी है तो क्या करना है बताओ? पी डी बाय डी क्यू इज इक्वल टू पीई अपॉन ई आर। समझ में आया? तो बीपीटी ने साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया, बिल्कुल कर दिया भैया। ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल ही माना था, तो पीडी को मैं लाके ए बी से रिप्लेस कर रहा हूं। इसको मैंने करा ए बी बाई डी क्यू, फिर पीई को मैंने ए सी से रिप्लेस करा, इसे मैं लिख रहा हूं ए सी बाय ई आर। समझ में आया? ठीक है। तो अब जब इस कंक्लूजन पे आ ही चुके हैं कि पी डी बाई डी क्यू इज पी ई बाई ई आर, तब तुम्हें पता है एक बार रेसिप्रोकल करो, दोनों तरफ 1 ऐड करो और फिर से रेसिप्रोकल कर दो। इससे हमें क्या मिलता है? पी डी बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी ई बाय पी आर। समझ में आया? अभी तक हमारे पास क्या था? पी डी बाई डी क्यू था और पी ई बाई ई आर था। मैंने क्या करा? रेसिप्रोकल करा, 1 ऐड करा और ये ले आया मैं पी डी बाई पी क्यू, मतलब अब दिस बाय दिस की जगह दिस बाय पूरी लेंथ और दिस बाय पूरी लेंथ। समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा? पी डी को ए बी से रिप्लेस और पीई को ए सी से रिप्लेस, और रिप्लेस कर दो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पीई की जगह ये रखो ए सी बाय पी आर। समझ में आया? तो अब तुमने देखा कि हमने क्या करा? ए बी बाई पी क्यू इक्वल प्रूफ कर दिया, ए सी बाई पी आर इक्वल प्रूफ कर दिया। इसी तरह बी सी बाई क्यू आर भी इक्वल प्रूफ करेंगे और हम यहां लिखेंगे बी सी बाई क्यू आर। तो हमसे क्या बोला था कि तीनों एंगल बराबर दे रखे हैं, तुम क्या प्रूफ करो कि साइड्स का रेशियो बराबर है। भाई ये लो कर दिया, साइड्स का रेशियो बराबर प्रूफ। अब क्या बोला कि प्रूफ करो कि ट्राइंगल सिमिलर है। तो अब ट्राइंगल सिमिलर तो बड़ा आसान है, ये एंगल इसके बराबर, बी इसके बराबर, सी इसके बराबर, तो ट्राइंगल्स तो ऑलरेडी सिमिलर थे। ठीक है, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ठीक है, अब जब सब कुछ ही एंगल्स भी बराबर हैं और साइड्स का रेशियो भी बराबर है, तो टू एंगल्स आर सिमिलर, तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर।
Hence triangle ABC is similar to triangle PQR. तो इसी के साथ तुम्हारा ये ट्राइंगल्स का चैप्टर खत्म होता है और इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स, वर्कशीट, क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ ले अक्षय ऐप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में।